दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा राजगीर में किया गया है। 22, 23, 24 3 दिन का ये शिविर है। इस शिविर की सोच पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को पार्टी की नीति, पार्टी की विचार, पार्टी के सिद्धांतों से प्रशिक्षित कराने को लेकर हम लोग इन 3 दिनों में अलग अलग विषयों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम वरिष्ठ नेता, कई स्पेशल स्पीकर्स भी हैं, कई ऐसे विशेष सम्मानित वक्ता हैं जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस मंच पर आए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारियों को अलग अलग विषयों से जुड़े हुए, वो सामाजिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, विदेश नीति से जुड़े हो सकते हैं, शिक्षा नीति से जुड़े विषय हैं, अर्थनीति से जुड़े विषय हैं, तो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर वक्ता अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम पदाधिकारी उन तमाम बातों को अंकित कर उन तमाम बातों की जानकारी लेकर जब अपने अपने क्षेत्रों में लौटें, सोच यही है कि उनके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षित हों और उनके माध्यम से पार्टी की नीति, रणनीति जनता तक पहुँचे, बिहारियों तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन मेरा समापन भाषण होगा, जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, संगठन को लेकर, तमाम और पहलुओं को लेकर मैं भी अपनी तरफ से बात अपने पार्टी के पदाधिकारियों के बीच रखूंगा। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हर कोई पार्टी का पदाधिकारी है, हर कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी तो वहीं पर, साथ में बिहार के प्रदेश से लेकर जिलों से लेकर प्रखंड स्तर तक के हमारे हर प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो पार्टी के पदाधिकारी ही 3 दिन यहीं पे सबका रहना, खाने पीने की सबकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और ये 3 दिन तक इसी तरीके से ये आयोजन। बिहार में मध्यावधि चुनाव की चर्चा आपने भी की, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जी, अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए, या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी मैं लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मामहीम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मामहीम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचे। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि मामहीम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। तो ये तमाम परिस्थितियां बिहार में मध्यावधि चुनाव के आगाज को लेकर बनती हैं, इसीलिए मैंने अपनी बात जंगल राज शुरू हो गया क्या? जंगल राज शुरू हो गया भाई। जंगल राज जो शब्द है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, और आज विडंबना ये है कि जिस शब्द का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है।
इतनी अराजक परिस्थिति बिहार में। लालू और नीति 2024 में विपक्षी को एकजुट करने में लगे। बिल्कुल, वो वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय लालू जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो जरूर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। ये प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। दिल्ली दरबार के वो दर्शन करते हैं, बिहार में अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय जाकर वो कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार बन जाए। पर विपक्षी एकता, हम सबका जो अनुभव रहा, मैं अपना ही जिक्र नहीं कर रहा, आप सब लंबे समय से राजनीति को करीब से आप देखते आए हैं, हम सबका जो अनुभव रहा है, विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बन के रह गया। बार बार जब विपक्ष एक साथ आने का प्रयास करता है और एक मंच पर तमाम विपक्षी दलों के नेता जब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर विपक्षी एकता का संदेश देते हैं, तो एक साथ आपको कम से कम 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी उस पर दिखाई देते हैं। तो ये आपसी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जो रसाकशी है, जब नीतीश जी अपने स्वर बुलंद करेंगे तो हमारे बगल के राज्य बंगाल से ममता बनर्जी और उनके नेता भी उस स्वर को बुलंद करेंगे। केजरीवाल जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, गुजरात तक पहुंच गए प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए। तो ऐसे ही विपक्षी एकता का होना मुमकिन लगता नहीं है। ये एक भानुमति का ऐसा कुनबा है जो बनता बाद में है, बिखर पहले जाता है। क्या बीजेपी में आप जा रहे हैं? राजद के लिए कैसा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? मैं किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। लालू जी का सम्मान करते हैं। देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पर तो मैं मेरे मुख्यमंत्री का भी सम्मान करता हूँ। अगर आप चाहेंगे सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा मेरे मुख्यमंत्री के लिए भी है, पर व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर मुझसे बड़ा उनका कोई विरोधी बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्या आप? तो लालू जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े, मेरे पिता करीबी मित्र रहे, पारिवारिक संबंध हम लोग के उनके परिवार के साथ रहे, इस नाते मेरा उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति। क्या आप एक मंच पे साथ आएंगे? एक मंच पर साथ आएंगे आप कौन? बीजेपी के साथ? भाई, आज की तारीख में ऐसी कोई परिस्थिति की संभावनाएं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही। आप सब लोगों के माध्यम से मैं कई बार ये खबरें सुनता हूँ कि भाई मंत्री बनने की बात, ये बनने की बात, वो बनने की बात। मैं आप लोग को ईमानदारी से बताता हूँ, और शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे, नहीं होंगे तो मुझे टोकिएगा बीच में। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता या मंत्री बनने का ही लालसा होती तो मेरे लिए रास्ता तो 2020 में बहुत आसान था ना। अगर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाता, 15 सीटें वो मुझे दे रहे थे, अगर मैं उस पर मान जाता, 12-13 मेरे विधायक जीतते, 2-3 मंत्री बिहार में होते, केंद्र में मैं खुद मंत्री होता। ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है। क्यों? अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए। आज की तारीख में भी मैं स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मेरा गठबंधन उसी दल के साथ होगा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा। मैंने 2020 में ही मैंने कहा था कि एक गवर्नमेंट एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जोड़ा जाए, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जोड़ा जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने से मना कर दिया। टकराव का वो एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं इनके 7 निश्चय पे मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, और बल्कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना जब आने वाले भविष्य में कभी जब इसकी जांच होगी तो आप देखिएगा बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजनाओं में से एक 7 निश्चय होगा। तो इसीलिए मैं अभी किसी गठबंधन में किसी दल के साथ नहीं जा रहा। राजद ने नीतीश जी को आश्रम में जाने की सलाह दी है, इसमें क्या कहें? टकराव की वजह, ये स्वर देख रहे हैं किस तरीके से, उन्हीं की बातों का इस्तेमाल करके कि इन्होंने कहा था कि कभी आश्रम जाएंगे और क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और राजद के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी को इस बात का सुझाव दे रहे हैं। देखिए, आज जो सरकार बनी है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए है। एक ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठबंधन में आया, और एक मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा से वो इस गठबंधन में है। उनको इस बात का डर था कि उनके घटक दल जो पुराने थे, भाजपा, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करी। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का ये गठबंधन है, बिहारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक दूसरे पर हावी होगी, टकरार दिखेगा। ये भी टकरार का ही एक स्वर है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया आप आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। यूपी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है नीतीश कुमार। लड़े भैया, बिहार से तो लड़के जीत नहीं सकते। आज मैं उनके गृह जिले में मौजूद हूँ, और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पिछली बार 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले, तो उनको उनकी, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ताकत का उनको अंदाजा हो गया था। 2014 में मात्र 2 सीटों पर समझते रह गए थे। वो तो तब जब वो फिर भी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। आज तो 3 नंबर की पार्टी है। तो बिहार से तो उनका चुनाव जीतना संभव नहीं है। वो फुलपुर जाए, जहां से जाना है, चुनाव लड़े, जीते, मेरी शुभकामनाएं। बस बिहार को बचने ही आग्रह करूंगा। कुछ लोग तेजस्वी यादव को भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 2024 का जो चुनाव, क्या लगता है आपके भी दल से बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं
भाई किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। ये अंतोगत्वा बिहार की जनता को ही डिसाइड करना है। और मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता सोचे समझे परखे। भाई आज जो सरकार में लोग हैं, पिछले 32 साल से यही लोग तो हैं। इन्हीं लोगों ने तो 32 साल तक शासन किया ना बिहार में। तो बिहार की जनता अपने बुद्धि विवेक के आधार पर जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी, वो सराखों पर, आज मेरे मुख्यमंत्री मेरी सराखों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने इन्हें नहीं चुना भाई, इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। कोई नहीं चाहता था बिहार में मुख्यमंत्री बने, परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री बने थे। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और अब मजबूरी में राजद भी इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए।